वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है जीओसी का फोर्थ लेक्चर है जीओसी 2 का, जिसमें हमने रिएक्टिविटी के बारे में बात कर ली। ल्यूकास टेस्ट और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था। ल्यूकास टेस्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा, रिएक्टिविटी, एंड दैट रिएक्टिविटी इज मेजर्ड और चेक्ड बाय अ टेस्ट विच इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें आपने देखा एल्कोहल जब डिहाइड्रेट हो रहा होता है तो पहले वो एक इंटरमीडिएट बनाता है दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, और वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि कौन सा एल्कोहल इमीडिएट डिहाइड्रेट होगा और कौन सा एल्कोहल का डिहाइड्रेशन लगेगा थोड़ा वक्त। इतनी चीजें बच्चों हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग को सीखना है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो शुरू करते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल से। सबसे पहले देखो जो अपने दिमाग में बात आएगी, अगर हम एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, किसी भी चीज की एसिड क्या होते हैं फिर उसकी एसिडिटी होती है। सो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर द एसिड, हम एसिड किसे कहते हैं। तो देखो कई सारे कॉन्सेप्ट है एसिड बेस के, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जो बताता है कि एक्वस मीडियम में अगर कोई स्पीसीज H प्लस आयन दे रहा होगा तो एसिड कहलाएगा, और अगर OH माइनस दे रहा होगा तो कहलाएगा बेस। तो हमारे जो एसिड है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मोस्ट ऑफ देम आर अर्हीनियस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड भी कह सकते हो। बाकी एसिड बेस का जो आपका क्लासिफिकेशन है वो मैं बाद में दूसरे चैप्टर में उसमें पढ़ाऊंगा कि अर्हीनियस एसिड क्या होते हैं, लेविस एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, और पियर्सन का एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या, ये सारा चीज बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को देखना है कि हर वो स्पीसीज जो H प्लस आयन प्रोवाइड करेगा वो एसिड होगा। तो क्या हमारा एल्कोहल ऐसा कुछ करेगा क्या? तो देखिए एल्कोहल का जो हमारा OH बॉन्ड होता है बच्चों, ये पोलर होता है। ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और ये क्या होता है, हेट्रोलिटिकली टूट जाता है। आपको सारा क्लीवेज में हेट्रोलिटिक होमोलिटिक पढ़ा चुका हूँ। सो अब जब मैं ये टर्म का यूज करूंगा तो आप लोग आसानी से समझ पाओगे कि सर ने क्या बात बोली है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक बार शेयर करना तो बनता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा, ये कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा और बनेगा बच्चों आर। ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा आर ओ माइनस और प्लस H प्लस आयन निकल गया। तो क्योंकि इसने H प्लस आयन दिया है तो ये कहलाएगा एसिड। और हर एसिड का जो आयनायन बनता है, दिस आयनायन इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। ठीक है, हर एसिड का आयनायन कहलाता है कंजुगेट बेस। और अगर ये एसिड है तो पक्का वो क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। और प्लस इसके साथ क्या निकला हमारा H प्लस आयन। तो अगर इस स्पीसीज ने H प्लस आयन दिया है तो ये एसिड की कैटेगरी में आएगा, ये एसिड है। अब एसिड है, अब हमारा जो टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। एसिडिटी एक रिलेटिव कंपैरिजन होता है कि अगर एक से अधिक एसिड लिख दिए गए, मान लो 4 स्पीसीज लिख दिए गए और चारों के चारों H प्लस आयन देते हैं, ठीक है ना, चारों के चारों H प्लस आयन देते हैं, तो अगर चारों के चारों H प्लस आयन देते हैं तो चारों एसिड हैं। अब उनमें कौन ज्यादा एसिड है, दैट मेजरमेंट या उसकी जो स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करेंगे जिस वर्ड में, उसको कहा जाता है एसिडिटी। सो एसिडिटी इज एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होता है, किसी भी एसिड कितना दमदार एसिड है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। तो हम वही सीखने जा रहे हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो एसिडिटी को घटाती या बढ़ाती हैं, या वो कौन सी चीजें हैं जो एसिड के स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। एंड दैट फैक्टर्स विच अफेक्टिंग एसिडिटी और कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी, हम लोग सब पढ़ेंगे। आइए पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि अगर हमें इस अल्कोहल की एसिडिटी बढ़ानी है या घटानी है, सो इसकी एसिडिटी किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये ब्रैकेट होता है कॉन्सेंट्रेशन का, साइन बताता है। हम सबको पता है कि अगर इसने H प्लस दिया, किसी ने 1 मोल H प्लस दे, कोई 2 मोल दे, कोई 3 मोल दे, कोई 4 मोल दे, तो जितना ज्यादा बच्चों H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे यही देखने वाले हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ H प्लस आयन ग्रेटर विल बी द एसिडिटी। सो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेज, एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीज करेगा। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं कि एसिडिटी H प्लस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा एक टर्म होता है Ka इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मैं नाम लिख देता हूं, Ka कहलाता है एसिड
डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जरा ये आप लोग समझिएगा। इसका वैल्यू देखो कितना है। सबसे पहले हम सब इक्विलिब्रियम को जानते हैं। अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम सेट करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोलो यही लिखोगे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर इस टर्म में देखा जाए तो ये एसिड के लिए था तो यहाँ पे ए लगा देंगे, ठीक है। के ए क्या बता रहा है, ये हमारा एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अगर इस इक्वेशन को सही से देखोगे तो आप लोग को के और H प्लस में क्या रिलेशन मिल रहा है, मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कई सारा जगह चाहिए। आप लोग जरा देख के बताना तो H प्लस आयन और के के बीच में क्या रिलेशन है। सो हमें अच्छे से दिख रहा है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं क्या। के और H प्लस आयन क्या है, के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, आपको दिखाई दिया। तो क्या हम इस इक्वेशन में के को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सो हो जाएगा फॉर्मूला एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जरा मैं आपको के का मतलब समझा दूं, ये क्या मतलब है, के कहने का हमारा क्या सेंस है। सो देखो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वो वैल्यू होता है, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है जो बताता है कि ये रिएक्शन कितना फॉरवर्ड गया, मतलब इसका कितना आयनाइजेशन हुआ। अगर के की वैल्यू हाई है इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। अब बच्चों अगर आयनाइजेशन ज्यादा हुआ, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अगर आयनाइजेशन ज्यादा हुआ तो H प्लस आयन भी ज्यादा बनेगा ना। सो के की वैल्यू हाई हुई मतलब इस एसिड का आयनाइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इस एसिड का आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा। और H प्लस आयन का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब K बढ़ रहा है, तो K बढ़ रहा है तो H प्लस बढ़ रहा है, या H प्लस बढ़ रहा है तो K बढ़ रहा है, एक ही बात हुई। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में सेट कर दिए एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, दूसरा हमारा फॉर्मूला आ गया। अब तीसरा फॉर्मूला हमारे पास एक और आएगा, आप सबने पीके पढ़ा होगा, पीके इज इक्वल टू होता है log 1 अपॉन के ए, या इसको माइनस लॉग के ए भी कहा जाता है, ठीक है। सो अब देखो जरा के और पीके में क्या रिलेशन है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दें तो हमारी जो एसिडिटी का टर्म है एसिडिटी, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके हो जाएगा। नाउ पीके के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, ये बात भी आपको समझ में अच्छे से आएगी कि हाँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आएगी तीसरी बात, आप सबने पीएच भी पढ़ा होगा कि पीएच जो होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन होता है ना, माइनस लॉग H प्लस आयन कह लो या इसको लॉग 1 अपान H प्लस कह लो, एक ही बात है। तो फिर से क्या रिलेशन आया, इनवर्सली आया कि नहीं आया, यहाँ पे पीएच और H प्लस आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो फर्दर हमारे पास एक और फॉर्मूला आएगा दैट इज एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीएच बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगी, अगर पीएच घटेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। इसका तो कहने का मतलब यही है। क्लियर है सभी को, सभी लोग बताओ अच्छे से, ये बात समझ आ गई, इतनी बात सबको समझ आ गई। इन चार चीजों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कि ये चारों के चारों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं बच्चों। ये चारों जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, दिस ऑल फोर आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, चाहे के हो, चाहे पीके हो, चाहे पीएच हो। अगर डेटा दिया होगा तब तो हम ये लगा पाएंगे, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप नहीं बता पाओगे। अगर मान लो किसी बोतल पे के की वैल्यू नहीं लिखे, केवल ABCD लिख दिया गया, बोला बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, तो क्या आप बता पाओगे, नहीं। अगर उस पे पीएच की वैल्यू लिखी हो तो बता पाओगे। हेलो एवरीबॉडी, फटाफट ज्वाइन कर लो बच्चों, एक बार शेयर कर लो आप लोग, जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए उनको शेयर कर लो, सब ज्वाइन कर ले। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्योंकि टाइम नहीं है, ज्यादा पढ़ना है तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट ज्यादा पढ़ने पे करेंगे, ठीक है। सो हमें जो दिख रहा है ये चार चीजें तो मिली, बट इन चारों की एक प्रॉब्लम ये है कि डेटा बेस्ड है। अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होगा तब हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं होगा सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट हाउ टू कंपेयर, इसको हम कंपेयर कैसे करें। तब हमारे पास एक आखिरी टूल बचेगा जो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें ला के देगा, और वो है कंजुगेट बेस। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग,
ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कब जाएगा? जब इधर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी या इस साइड का किया गया अफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा। सो अगर हम इस साइड मूव कराना चाहते हैं तो हमें इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस की बढ़ गई बच्चों तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, ये आयनाइज होगा, और अगर ये आयनाइज हुआ तो स्टेबल बनेगा। ये अपने साथ साथ क्या दे के जाएगा? H+ आयन हमें डोनेट कर जाएगा। तो हमें एक बात तो बहुत अच्छे समझ में आने वाली है कि जब भी आयनाइजेशन होगा H+ आयन मिलेगा, तो अगर हम इस कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज कर दें, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दें, तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो पक्का H+ आयन बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। सो हमारा फॉर्मूला फिर से तैयार है, एंड दैट इज द फाइनल फॉर्मूला कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of conjugate base, stability of conjugate base। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, H+ आयन बढ़ेगा, K बढ़ेगा, pK घटेगा, pH घटेगा। अगर सिर्फ हमें कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए देन हम बहुत आसानी से इस रिएक्शन को कर ले जाएंगे। ये रिएक्शन इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारी जो प्रॉब्लम होने वाली थी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है। बोलो, समझ आया? अब हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। कैसे कंपेयर कर सकते हैं आपको वो भी बताता हूं। हमने आपको एनायन और कैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ाई है ना? आयनाइनों और कैटायनों की स्टेबिलिटी मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट GOC2 का जो लेक्चर था उसमें पढ़ाया हूं। सो अगर हमें ये पता चल चुका है कि कंजुगेट बेस आयनायन है तो आयनाइनों की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, ये हमें पता है। कैटायनों की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, हमें ये भी पता है। सो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी एसिडिटी को बढ़ाने या घटाने वाली है। कंजुगेट बेस मोर स्टेबल, एसिडिटी ज्यादा। कंजुगेट बेस कम स्टेबल, एसिडिटी कम। तो इन सभी फैक्टर्स को लेते हुए अब हम चलेंगे आगे। चला जाए? क्या बोलते हो, आगे चला जाए यहां से? अब हम लोग को देखना है कंजुगेट बेस कैसे स्टेबल होता है और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है। चलो शुरू करा जाए। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखो, द फर्स्ट थिंग जो हमें सबसे पहले देखना है, हमारा कंजुगेट बेस बना है RO-। ध्यान से देखो, RO-। ये कैटायन है कि एनायन है? तो दिस इज एनायनिक स्पीसीज, ये हमारा एनायन है। ठीक है, कंजुगेट बेस इज एनायन। आयनायन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। ये तीन बातें हमें शुरू से पता है ना, कि कंजुगेट बेस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा एक आयनानिक स्पीसीज है। सो अब सवाल उठेगा, फिर इसकी स्टेबिलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएं तो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली होगी। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो स्टेबल कम होगा। तो हमारे पास एसिडिटी बढ़ाना है आपको, तो एसिडिटी बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी, है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी करना होगा। तो चलो अब देखते हैं कैसे। देखिए, हर एल्कोहल में O- पार्ट कॉमन होगा ना? अब आप सबने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, कि एल्कोहल जहां भी होंगे, एल्कोहल में OH बॉन्ड टूटेगा तो O- हमेशा बनेगा। जो बदल सकता है वो सिर्फ ये R है। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो बदल सकता है वो क्या है? सिर्फ R है। हम R को वेरी कर सकते हैं और R वेरिएबल हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है जरा देखिए। R बराबर हमारा या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों पॉसिबिलिटी है। R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या R बराबर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों पॉसिबल है। और आपको दोनों मैंने पढ़ा रखा है। प्लस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, EDG होगा, और माइनस आई होगा तो EWG होगा। अब चलो शुरू करते हैं।
आप लोग को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, कुछ नहीं आता जाता, एकदम लुल्ला टाइप्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, देन एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, H प्लस आयन इंक्रीज करेगा, K की वैल्यू इंक्रीज करेगी, Pk का वैल्यू डिक्रीज करेगा, pH का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर हमें सिर्फ एक चीज पता चल जाए और वो कौन है, ये स्टेबिलिटी, तो सब पता चल जाएगा, सब के सब निकल गए। देख लो, हमने लगाया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन हुई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बढ़ा, एसिडिटी बढ़ा, H प्लस आयन बढ़ा, पीके बढ़ा, पीके सॉरी के बढ़ा, पीके घटा और पीएच घट गया। ये ट्रेंड फॉलो होगा, सारा फैक्टर्स एक लाइन में आपके सामने आ गया, सब के सब। उसी के उल्टा नीचे वाले में देखो क्या होगा। जब नीचे वाले की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। ऑलरेडी बच्चों नेगेटिव चार्ज है और आपने इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगा दिया। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से नेगेटिव चार्ज हूँ, ज्यादा है, और कोई आता है मुझे और इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर किसी सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। सो स्टेबिलिटी घटेगी, और अगर स्टेबिलिटी घट गई तो एसिडिटी का घटना तय है, तो एसिडिटी भी क्या होगी, घटेगी। एसिडिटी गिर गई, एसिडिटी गिरी तो H प्लस आयन भी गिरेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीज, तो K की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। पीके यहाँ पे बढ़ जाएगा, पीके बढ़ेगा और पीएच भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सारे फैक्टर हमारे एक लाइन में आ गए, एक फॉर्मूले में सब के सब आ गए, सिर्फ आर का नेचर पता लगाने की जरूरत थी। और जो कंजुगेट बेस था, ये हमारा कंजुगेट बेस था, हमने कंजुगेट बेस का प्रॉपर्टी देख लिया। सो हमारा कंजुगेट बेस इलेक्ट्रॉन रिच था। सारा कहानी आपके आंखों के सामने है। कोई एक भी चीज आपको ऐसा लग रहा हो जो डिफिकल्ट हो या जो ना समझ आ रहा हो तो आप बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो गया देन पूरी कहानी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अभी मैं आपको सारा कहानी करके दिखाऊंगा। चलो आप लोग बताइए, समझ आया? इतनी चीजें कितने लोग समझ गए, तो आगे बढ़ा जाए। ये सारा फैक्टर्स लाइन बाय लाइन आपके सामने है, सब कुछ सामने है। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को लगाना है और ये बता देना है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा काम कर गया, पूरा टेबल बन गया। अब हम कंपेयर करेंगे अलग अलग एसिड्स को अलग अलग तरीके से, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये हम सबको पता है। जब ग्रुप लगाएंगे तो अपने आप दिखेगा और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सोल्यूशन बना लेंगे। तो चलो कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल्स का। लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। ठीक, कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एल्कोहल और वाटर है, तो ये रहा वाटर। दूसरा हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH। देन हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, देन हमारे पास आएगा टर्सरी एल्कोहल। हमें अगर इन तीनों में एसिडिटी कंपैरिजन करना हो तो कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, ये चीज देखना है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि टर्सरी एल्कोहल के पास अगर बच्चों देखोगे तो 3 ठो मेथाइल ग्रुप हैं, सेकेंडरी के पास 2 है, प्राइमरी के पास 1 है, वाटर के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो जब ये आयनाइज होगा तो इसका कंजुगेट बनेगा OH-, इसका कंजुगेट बेस बनेगा CH3CH2O-, इसका कंजुगेट बेस बनेगा CH3 CH3 CHO-, और लास्ट वाले का कंजुगेट बेस बनेगा एक टर्सरी एनायन, टर्सरी एल्कोक्साइड आयन, इसको हम लोग बोलते हैं
टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, ये देखो इसका कंजुगेट बेस है, बाकी सब में H+N बनेगा। मैं पहले स्ट्रक्चर बना लूं फिर आप आंसर करिएगा। ये सब का H+ सबने दिया है, H+ सबने दिया है, बट इन सब में खास क्या है, इन सब में खास बात क्या है, मेथिल ग्रुप का लगा रहना। आप देख पा रहे होगे, हाँ, EDG का उल्टा होगा EWG, पक्का है ना। एक विड्रॉ कर रहा है, दूसरा डोनेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में जब रिलेशन निकालोगे तो दोनों रिलेशन क्या आएंगे, इनवर्स ही तो आएंगे ना, पक्का पक्का इनवर्स आएगा। ठीक है, सो देखो मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वाले में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वाले में दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और इस वाले में तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो अगर कायदे से देखा जाए तो हमें ये दिख रहा है कि एक तो ऊपर से बेचारा निगेटिव चार्ज था, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, और आपने यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट है नहीं। तो अगर इन चारों में कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये क्या होगा, सबसे कम स्टेबल कौन सा हुआ, टर्सरी का, दिस इज कॉल्ड लीस्ट स्टेबल। बोलो, हो गया। और इसका क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। वाटर का क्या हुआ, मोस्ट स्टेबल। मतलब ये है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। कायदे से देख लो सभी लोग, वाटर हमारा इन सभी एल्कोहलों से क्या हुआ, ज्यादा एसिडिक। तो क्यों ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज वाटर का जो कंजुगेट बेस है वहां पे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है। बट एल्कोहल में जैसे जैसे हम मूव किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते गए, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे एसिडिटी घटेगी, क्योंकि कंजुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगा। होगा, हो गया, होगा नहीं, हो गया। सो हो गया, तो अब एसिडिटी का ट्रेंड क्या हुआ, विच वन इज मोस्ट एसिडिक, सो आवर वाटर इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिटी में सबसे आगे कौन गया, वाटर। वाटर से कम एसिडिक प्राइमरी अल्कोहल, उससे कम एसिडिक सेकेंडरी अल्कोहल, उससे कम एसिडिक टर्सरी अल्कोहल। ये हो गया बच्चों एल्कोहल की, डिफरेंट एल्कोहल का एसिडिटी का ट्रेंड, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। अच्छे से देख लो, समझ आ जाएगा। ये हमारा ट्रेंड हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब है। ठीक है, ये है हमारा एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर। पहला बात, कितने लोग को ये बात समझ आ गई। अब हम लोग को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कई सारे क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। तो कितने लोग ये सब समझ गए, इतनी बात कितने लोग समझ गए। ये बहुत ही आसान इजी है। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको कई सारे क्वेश्चन करने हैं, पहले मैं आपको सबसे सिंपल तरीके का देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग एल्कोहल्स, अरेंज फॉलोइंग एल्कोहल इन डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, इन एल्कोहलों को एसिडिटी के घटते हुए क्रम में अरेंज करिए। ठीक है, कई सारे अल्कोहल हैं, उन सबको एसिडिटी के घटते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। तो आपको पहले मैं अल्कोहल दे रहा हूं, इसको सभी को सॉल्व करते चलिए। ये OH हो गया, यहाँ पे मेथिल लग गया इस वाले को, यहाँ पे NO2 लगा है इसको, और यहाँ पे Cl लगा है इसको। अरेंज करिए। पहला हो गया क्वेश्चन नंबर ए के बाद आ जाओ बी पे। बी है हमारा सबसे पहले ये, देन यहाँ पे आपका COO माइनस, यहाँ पे एक और CH3, एंड ये लास्ट में ये OH।
ये आपके पास दो क्वेश्चन है, पहले इन दोनों को अरेंज कर लिया जाए फिर और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप सभी लोग पहले इन दोनों का आंसर कर लो, इन दोनों का आंसर हो जाएगा फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी और क्वेश्चन करना है, पहले ये दोनों कंप्लीट हो जाए। चलो बताओ फटाफट शुरू करो। एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? जिसको जो ऑर्डर पता हो लगा दो, जिसको भी जो भी ऑर्डर पता हो फटाफट लगाओ बस। चलो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? पहले वाले का ऑर्डर 1 2 3 4। ऐसे रैंडम नहीं मारना है भैया, थोड़ा देख ताक के। 1 2 3 4 कुछ भी मतलब, बस मन में आया हमने मार दिया। आप देखो सब पे ग्रुप लगे हैं ना, सब में OH कॉमन है, उसी की एसिडिटी निकालनी है। यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है और यहाँ पे Cl लगा है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा है मतलब हाइड्रोजन समझ लो, कुछ न लगने का मतलब होता है हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हमें जितने भी ग्रुप लगे हैं ना, इन सब का पहले इफेक्ट जानना पड़ेगा। मेथिल करता है +I, करता है। NO2 करता है -I और Cl भी करता है -I। तो हम सबको पता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और इन सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? I वाले, -I वाले, है ना। तो -I दो में है, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। तो ये दोनों पहले और दूसरे से ज्यादा एसिडिक हुए होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियस सी बात है, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे अच्छा तीसरा वाला होगा, तो इसका आंसर क्या हुआ? तीसरा इज मोस्ट एसिडिक देन दूसरा वाला। थर्ड इज मोर एसिडिक देन फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ। तो थर्ड इज मोर एसिडिक देन फोर्थ। अब उसके बाद नेक्स्ट कहां चले? नेक्स्ट पहला और दूसरे में, तो देखो पहले में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, बट दूसरे में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो दूसरा क्या होगा? सबसे लास्ट में जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा? पहला, एंड देन उसके बाद आएगा दूसरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज 3 4 1 2। ये ऑर्डर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 दिख तो रहा है। दिखा? अभी क्लियर है? अमीन में गैस फेज देखा जाता है। ये आप एसिडिटी की बात राकेश कुमार जो बता रहे हो, ये एसिडिटी गैस फेज में देखा जाता है, अमीन्स में होता है, ना कि अल्कोहल में। अमीन में एक्वस मीडियम और गैस मीडियम में अलग अलग होता है, ऐसे नहीं होता। आप इस तरीके से नहीं डिसाइड कर पाओगे। एल्कोहल्स आर लिक्विड नॉट गैस। एल्कोहल जो होते हैं लिक्विड होते हैं, एल्कोहल गैस होते ही नहीं, तो फिर कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर यही फॉलो करेगा। इन सबका ये करेक्ट ऑर्डर है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, वेरी गुड। फटाफट सब लोग वीडियो एक बारी लाइक कर लो, शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी बच्चे फटाफट जुड़ जाएं, ठीक है। सो ये हमारा इतना हो गया। अब दूसरे वाले का आंसर बताइए। सेकंड वाले का आपने जो राकेश कुमार आपने बताया अमीन के केस में होता है, न कि इसमें। अमीन की बेसिसिटी देखी जाती है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल्स आर लिक्विड। दूसरे वाले का आंसर, दूसरे वाले में क्या होगा? सेकंड वाले का आंसर। दूसरे का आंसर बताओ फिर आगे चले नेक्स्ट। तो देखो दूसरे में फिर ग्रुप लगे हैं, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान से देखते चलो। प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है, ये हमारा प्राइमरी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इन दोनों में ये ग्रुप जुड़ा है और ये ग्रुप जुड़ा है, दोनों +I है, ये भी +I है और ये भी +I ग्रुप है, दोनों डोनेटिंग है। यहाँ पे देखा जाए तो प्राइमरी है, यहाँ भी प्राइमरी है, बट इस प्राइमरी में जो बेंजीन रिंग होता है ये -I काज करता है। बेंजीन का कौन सा इफेक्ट काम करता है? -I। तो मोस्ट एसिडिक इसमें -I वाला होगा। तो -I वाला कौन सा है? चौथा वाला। तो फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक। फोर्थ के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारे पास? पहला वाला।
फोर्थ के बाद पहला वाला, पहले के बाद तीसरा वाला, और तीसरे के बाद आएगा दूसरा वाला। सो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा क्या, 4 1 3 2, क्योंकि COO माइनस का डोनेटिंग पावर CH3 से ज्यादा है। इसमें सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर यही है। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कौन सा है, ये वाला है, इस वाले केस में है। ठीक है, इस केस में है। क्लियर? निमई तिवारी बुक में लिखा है। नहीं तो ऐसा, अगर फेज की बात अगर आप करोगे भी तो एटलीस्ट फेज डिफाइंड होना चाहिए, किस फेज में है। और एल्कोहल्स आर मोस्टली, एल्कोहल्स आर एसिडिक, है ना। मोस्टली एल्कोहल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वस फेज में होते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल आप जितने देखोगे, दीज ऑल आर साइक्लोहेक्सेनॉल, एंड साइक्लोहेक्सेनॉल इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मेरे पास निमई तिवारी की बुक है, मैं एक बार देख लूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा, मेरे पास बुक है अभी अपने पास। तो फिलहाल अभी तो मैं पढ़ा लूँ, मैं आपको राकेश जो है ये कंफ्यूजन दूर जरूर करा दूंगा। मेरे पास निमई तिवारी का पूरा डिटेल बुक है, तीनों पार्ट है मेरे पास। ठीक है, तो अभी मैं उसको देख के क्लियर कर दूंगा। बट बेसिकली जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो एक्वस मीडियम होते हैं, वो सब लिक्विड हैं। और लिक्विड फेज में क्या होते हैं, टर्सरी में प्लस आई ज्यादा काम करेगा। सो इसका 4 1 3 2, 4 1 3 2। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें कुछ नोट्स लिखने हैं। नोट नंबर 1, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आएगा, नोट नंबर 1। सो नोट 1 पहले ये लिखना है, मीथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। जो हमारा मीथेनॉल है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, इस बात को पहले नोट किया जाए। मीथेनॉल, ये भी अल्कोहल है, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, इज मोर एसिडिक देन वाटर। ठीक है, अब इसके पीछे भी रीजन देखना पड़ेगा, क्यों मिथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक क्यों है। तो जब आप ट्रेंड लगाओगे तो यहां आपको दिखाई देगा कि मिथेनॉल की एसिडिटी वाटर से ज्यादा हो जाती है। बाकी नॉर्मल केसेस में अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर थे, बट मिथेनॉल भी अल्कोहल ही है, बट ये ज्यादा एसिडिक है किससे, नॉर्मल वाटर से। तो सवाल आता है क्यों, ऐसा क्यों होगा। तो इसके पीछे का रीजन भी है, ये देखिएगा क्या रीजन है। जब हम मिथेनॉल बनाएंगे तो मिथेनॉल का जो कंजुगेट बेस बनेगा, जरा उस पर फोकस करिएगा। ये होगा इसका कंजुगेट बेस, और इस पे जुड़ा होगा 3 ठो हाइड्रोजन। ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो दीज हाइड्रोजन बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इनके पास होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यही हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें, OH का जो कंजुगेट बेस है, तो ये होगा आपका केवल एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम प्लस आई की बात करते हैं, जब आप प्लस आई की बात करते हो तो प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन चैन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करते हैं। मतलब एक कार्बन पे ही वो आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। यहाँ पे जो CH3 है वो मेथिल को, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है ना, डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है इस कार्बन के चैन पे, बट इस कार्बन पे कोई चैन जुड़ा हुआ है नहीं। अब अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा क्या है, कार्बन। आप बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम स्टेबलाइज करेगा, जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, मोर स्टेबलाइज कर देगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्सन, इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या डिस्पर्सन कह लो, ये ज्यादा अच्छे से डिस्पर्स हो जाता है। दिस नेगेटिव चार्ज इन सभी हाइड्रोजन पे 1/3 1/3 1/3 जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये जब 1/3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइजेज मच बेटर देन दिस हाइड्रोक्साइड आयन, एंड दैट इज वाई ये आपका ज्यादा एसिडिक है और ये वाला आपका कम एसिडिक है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मोर स्टेबल, मोर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी से मोर एसिडिटी।
मोर स्टेबिलिटी आएगा तो यहाँ पे आपको मोर एसिडिटी भी मिलेगी, एसिडिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, इस बात को पहले ध्यान रखना है। एक ये स्टेटमेंट हो गया। अब आओ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, वो हमारा फिनॉल वाला है। ये हमारा हो गया एसिडिटी का, ठीक है, नोट 1। अब आ जाओ नोट 2 पे। ये समझ आ गया सभी को? ये बात समझ आ गई सभी को बच्चों? सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो। वैसे जीओसी का मैंने जीओसी 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। हमारा जीओसी 2 का नेक्स्ट पार्ट चल इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव के बाद आएगा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के बाद आएगा मेसोमेरिक, मेसोमेरिक के बाद आएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद आएगा आपका एसआईआर इफेक्ट। इसी लाइन से हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1, और हर एक इफेक्ट का अप्लीकेशन पैरेलल चलेगा, सब एकदम तगड़ा धांसू। नोट 2, आ जाओ अब नोट 2 पे। नोट 2 है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल। नोट 2, सबसे पहले नोट 2 में लिखना है फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल एंड वाटर। फिर एक्सप्लेन करेंगे क्यों। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल एंड वाटर, मोर एसिडिक देन एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल और वाटर से जो हमारा फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होता है, और इसके पीछे का जो रीजन है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल का कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन होता है, तो फिनॉक्साइड आयन जो है हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज ऑलवेज मोर स्टेबल। तो आप देखो पहले तो हमारा फिनॉल की एसिडिटी का ट्रेंड लगा लो, तो सबसे तेज हमारा अभी फिलहाल फिनॉल हो गया है। फिलहाल अभी हमारे पास सबसे तेज कौन है? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, विच इज मोर एसिडिक देन वाटर, which is more acidic than 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol। अभी हमारे पास ये वाला ट्रेंड चलेगा, ठीक है। कुछ देर बाद इस ट्रेंड में हम लोग थोड़ा सा और भी चीजें ऐड करेंगे। फिलहाल अपने पास थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया ना। ठीक, ये रहा। तो ये एक ट्रेंड आ गया। अब हमें एक्सप्लेन करना है। मान लो रेजोनेंस तो मैंने लिख दिया कि हाँ सर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से हो जाएगा, बट हमें दिखाना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए बच्चों, ये है फिनॉल। फिनॉल का जब OH बॉन्ड टूटेगा, फिनॉल का जब ये OH बॉन्ड टूटेगा, तो टूटने ही क्या हो जाएगा? टूटते ही ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ये बनेगा O माइनस, एंड दिस आयन इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। और ये आपका फिनॉल का कंजुगेट बेस होता है। यहाँ पे H प्लस आयन निकल गया, माइनस H प्लस। अब देखो जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव सिंगल डबल कंजुगेशन में है, तो ड्यू टू कंजुगेशन ये मूवमेंट करेगा। अब ये मूवमेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग में डिलोकलाइज होंगे, और जब ये डिलोकलाइजेशन होगा तो आपको दिखेगा होल चार्ज मैग्नीट्यूड इज डिस्पर्स्ड ओवर बेंजीन रिंग। ये पूरे बेंजीन रिंग पे क्या होता है? चार्ज फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, चार्जेस का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और जब चार्जेस डीलोकलाइज होते हैं तो एनर्जी सिस्टम से लॉस होती है, एंड दैट लॉस्ट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। देखो ये हो गया हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ? फिनॉल का जो कंजुगेट बेस था वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गया, और अगर फिनॉल का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एक बारी हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और जब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी तो एसिडिटी भी सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए हमारा फिनॉल मिथेनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि फिनॉल में क्या हुआ है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। कैसे हुआ है? वाया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स।
पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ यहाँ पे, डीलोकलाइजेशन, एंड दैट डीलोकलाइजेशन कॉजेस, क्या कॉज किया, स्टेबिलिटी का, हमारा स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम किया। और हमें यहाँ देखने को मिल रहा है आर स्टेबिलिटी इज इंक्रीजेज बाय रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, दैट इज वाई फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक अमंग दिस। अब बताइए समझ आ गया सभी को। अभी आपको एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर फिनॉल में हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो आप बताइए फिनॉल की एसिडिटी घटेगी या बढ़ेगी। सभी लोग, अगर हम फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, रिंग ही तो है, रिंग में हम ग्रुप लगा सकते हैं, तो अगर हम फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अप्लाई करें तो आपको क्या लगता है कौन सा फिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। एवरीबॉडी, क्योंकि देखो बच्चों फिनॉल का भी कंजुगेट बेस कौन है, एनायन है, और एनायनों को स्टेबलाइज करना हमारा पहला उद्देश्य है। तो पहले उद्देश्य में हमें सफलता कब मिलेगी, जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। सो अगर फिनॉल में EWG लगा दिया जाए, बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी और एक नॉर्मल फिनॉल से तो ज्यादा रहेगी। सो एक फिनॉल है, एक नॉर्मल फिनॉल जिसमें कुछ ना लगा हो, केवल H लगा हो, तो H लिखने की जरूरत नहीं होती, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा तीसरा वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा होगा। सो अगर बच्चों फिनॉल में आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है तो आप फिनॉल को डिस्टेबलाइज करने वाले हो। इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो होगा EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ साफ साफ मैंने आपको मेंशन कर दिया कि दोज फिनॉल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मोस्ट एसिडिक देन नॉर्मल फिनॉल देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ। अगर हमें इसका एक एग्जाम्पल करना पड़े तो मुझे बड़ी खुशी होगी, एग्जाम्पल को करके आइए करा जाए, आइए एक एग्जाम्पल भी करा जाए। चलो जरा देखो, आप लोग इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइएगा। बता तो लोगे ही, मुझे पता है। यहाँ पे हमने लगा दिया NO2 और यहाँ OH। अभी बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे रिसर्च नहीं कर सकता, उसका वजह यह है कि हमने कोई और इफेक्ट पढ़ा नहीं है, हम सिर्फ I पढ़े हैं। तो इतने ही ग्रुप लगाएंगे जिससे आसानी से देख के आपका सॉल्व हो जाए। सो आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, आपके सामने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दे दिया आपका दिमाग का थोड़ा सा कवाड़ा करने के लिए। तो देखते हैं आप लगा पाते हो कि सच में आपका दिमाग का कवाड़ा हो जाएगा। यहाँ मान लो H लगा हुआ है, H मतलब जीरो इफेक्ट। तो अगर इन चारों की एसिडिटी आपको अरेंज करनी हुई तो लगा के बताइए आपके हिसाब से कौन सा वाला मोस्ट एसिडिक है। चलिए भैया आंसर करिए, अकॉर्डिंग टू यू इसका मोस्ट एसिडिक कौन सा है, कौन सा कंपाउंड इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक है चारों में से। जी हाँ बताएं, विच वन इज मोस्ट एसिडिक। ABDC, ABDC होगा पक्का, ABDC, हाँ सही है। कह लो 1 2, 1 is more than 2 is more than 4 is more than 3, एकदम करेक्ट है, सच्ची बात, एकदम सही सही। मोस्ट एसिडिक A है और चारों का ट्रेंड लगाओगे तो आपका ABDC, क्योंकि NO2 का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, फिर Cl का विड्रॉइंग पावर है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और H का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये दोनों विड्रॉइंग हो गए, ये डोनेटिंग हो गया, तो ये दोनों सबसे ज्यादा, और इन दोनों में NO2 का सबसे अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो NO2 सबसे आगे हो गया, फिर 2, फिर 4, फिर 3। तो ये ऑलमोस्ट सबका सही है, ये बढ़िया है, ये अच्छा है कि मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो एल्कोहलों की एसिडिटी खत्म, अब हेडिंग डालेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग डाल लो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले एसिडिटी खत्म कर लें फिर डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, ठीक है। 1 2 4 3 सबका सही है, एवरीबॉडी सबका सही है, बढ़िया। ऐसे ही समझना है, प्रयास करना अच्छा करने का, ठीक है।
अब हेडिंग डालो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये और दमदार टॉपिक है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए आप लोग बताइए, फिनॉल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा और क्यों होगा? चलिए एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन हर जगह आएगा, हर स्टेज पे आपको एक काम करना पड़ेगा। अब आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? अब इनकी एसिडिटी का अपना एक ट्रेंड है। अब आप लोग बताइए विच वन इज मोर एसिडिक? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक, या अल्कोहल इज मोर एसिडिक? कौन सा वाला? सबसे पहला स्टेटमेंट यही लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर more acidic than phenol and alcohol, than phenol and alcohol। फिनॉल और अल्कोहल से हमारा ज्यादा एसिडिक कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर सवाल दिमाग में आएगा, व्हाई दिस कोलाबेरी, है ना? ऐसा क्यों? फिर हमारे पास आएगा ऐसा क्यों। तो एक्सप्लेन कोई कर सकता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, रीजन भी होगा कुछ कि बस है तो है, मान लेते हैं सर। चलिए कुछ रीजन होगा या बस ऐवे ही? देखो सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड एक बना दूं। आप लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखिएगा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका H टूटेगा, अगर इसका हम H प्लस आयन निकाल दे तो ये बन जाएगा R≡COO और ये होगा O माइनस, ठीक है। ये रेजोनेंस में है, फिनॉल भी रेजोनेंस में था, ठीक है। अभी बता देता हूँ संदीप, बस 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। अभी आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा। अगर बेंजोइक एसिड में होगा तो क्लोरीन ज्यादा एसिडिक होगा, सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन में माइनस आई ज्यादा होता है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन ज्यादा एसिडिक होगा। ये हो जाएगा R। हाँ, किस पे बात करो? फिनॉल पे अगर बात करोगे तो फिनॉल के केस में क्लोरीन ज्यादा एसिडिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में फ्लोरीन ज्यादा एसिडिक होगा। तो फिनॉल पे अगर तुम क्लोरीन और फ्लोरीन लगाओगे तो क्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक है फ्लोरीन वाले से, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। हम अगर रेजोनेंस कराएंगे, देखो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, ध्यान से देख लो आप सभी लोग। अगर हम इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं फिनॉक्साइड, इसको हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। आप बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। आप में से कोई ये जो स्ट्रक्चर पहला है इसको पहला स्ट्रक्चर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं दूसरा। क्या कोई बता सकता है पहला और दूसरे में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल और सेकेंड वन, या दोनों बराबर हैं? इन दोनों को देख के बताइए, पहला दूसरा कौन ज्यादा स्टेबल है या दोनों बराबर हैं? आपको देख के दोनों लगेगा दोनों सर एक जैसे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और जहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से, एंड दिस इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो इक्विवेलेंट है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, दोनों बराबर हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ये नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है। मान लो इक्विवेलेंट आपने कह दिया, चलिए ठीक है, आइए आपको नॉन इक्विवेलेंट दिखाता हूँ। फिनॉल देखे थे, फिनॉल वाला, इधर आ जाओ। फिनॉल के देखो एक स्ट्रक्चर यहाँ है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, अभी जब ये रेजोनेंस किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया कार्बन पे। अब आप बताओ क्या ये दोनों स्ट्रक्चर बराबर स्टेबल हैं क्या? नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है? आप तुरंत बोलोगे सर ये दोनों अलग अलग है। क्यों? नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे होगा तो कम स्टेबल होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर सवाल आता क्यों? तो क्यों, इसलिए क्यों हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज रखेगा। जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होने चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव के पास। दैट इज वाई ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और ये स्ट्रक्चर क्या है, कम स्टेबल। तो जब दो स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट स्टेबिलिटी रखेगा तो नॉन इक्विवेलेंट कहलाएगा।
इसीलिए फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ज्यादा होते हैं बट नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, और नॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से, ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से कम स्टेबल होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। सो इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होते हैं, मोर स्टेबल, एंड दैट इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, इट इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। तो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड। ये फिनॉक्साइड से क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों वो होगा ज्यादा एसिडिक। रीजन समझ आ गया सभी को, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, एक्सप्लेन कर लोगे, रीजन दिया रहेगा, असर्शन रीजन में आ गया क्वेश्चन, तो क्या एक्सप्लेनेबल है, आप लोग एक्सप्लेन कर ले जाओगे सभी लोग, बोलो। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे पूरी ऑर्गेनिक इन्हीं सब पे चलती है। एक छोटा सा सुई के नोक बराबर आपको अगर डिफरेंस नहीं आया तो आप कभी भी सही आंसर कर नहीं पाओगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का एक ऐसा टॉपिक, छोटा सा कॉर्नर आएगा, आपके दिमाग का दही करके चला जाएगा, और आप बैठ के पूरा क्वेश्चन को बैठ के रोते रह जाओगे कि ये हमें बात समझ क्यों नहीं आई। बस इतना सा डिफरेंस होगा, माइनर मिस्टेक, होल एग्जाम वर्स्ट, पूरा एग्जाम खत्म। और मान लो कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो और एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आपको कॉन्सेप्ट मिस्टेक केवल इतना वजह से हो कि इसमें इक्विवेलेंट था, फिनॉल में नॉन इक्विवेलेंट, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और मौके आपको मिलेंगे, याद रखिएगा, जिंदगी जब इम्तिहान लेती है उसके साथ साथ मौके भी देती है, मौके के लिए तैयार रहने वाला ही सिकंदर कहलाता है, क्योंकि सब मौका हमेशा सब कोई भुना नहीं पाता, कई बार आपके सामने से चीजें आके निकल जाएंगी, सिर्फ आप इसलिए गड़बड़ कर लोगे, या तो आप उस लेवल तक, अप टू दैट थ्रेशोल्ड लेवल तक हम तैयार नहीं होते, या तो हमारी तैयारी कहीं ना कहीं से उबड़ खाबड़ लंगड़ा लूला विकलांग रह जाता है। सो अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए बड़े कॉन्सेप्ट से पहले छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। बड़े कॉन्सेप्ट तो आ जाते हैं, छोटे कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, और फंसता छोटा वाला ही है। अभी जो क्वेश्चन संदीप तुमने पूछा था बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 80% लोग उसको गलत करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है मैं दिखाता हूँ, ठीक, ये एक रैंडम क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को बताता हूँ। ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर बताना है मुझे। सो बस ये दिखा देता हूँ मैं, एक क्लोरीन लगा दिया फिनॉल पे OH, और फिर मैंने लगा दिया दूसरा यहाँ पे फ्लोरीन, इस पे लगा दिया OH, ठीक है। फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड उठाया, उस पे लगा दिया क्लोरीन, और फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड उठाया, उस पे लगा दिया फ्लोरीन। तुम्हारा पूरा क्वेश्चन का डाउट मैं अभी क्लियर कर दे रहा। इसमें मैं बता दूं 80% लोग गलत आंसर करेंगे, 80%। चलिए आप लोग अपने हिसाब से बताइए एसिडिटी का ट्रेंड क्या होगा, पहले आपका मैं व्यू जान लूं। आपके हिसाब से इन चारों में मोस्ट एसिडिक कौन है, एसिडिटी का घटता हुआ क्रम लगाइए, आपको जो आता वो लगाइए, फिर मैं बताता हूं क्या सही है, लगाइए। अकॉर्डिंग टू यू इसके एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, कोई भी बताओ। ये बहुत आसान नहीं है, इसमें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन गलत करा देगा। और अगर ये पीजीटी में आ गया, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ गया, अगर ये नीट में आ गया, अगर ये जेई में आ गया, तो मैं आपको बता दूं 80% बच्चे इसको गलत करके चले आएंगे, फिर जब समझेंगे तब पता चलेगा कॉन्सेप्ट बहुत माइनर था, गलती बहुत मेजर हो जाएगा। 4-3-1-2, 4-3-1-2, हाँ सही है। तैयारी बढ़िया है विक्की सिंह, आपका भी, संदीप तुम्हारा भी। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो ये दोनों तो ज्यादा होंगे, बट उन दोनों में फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला सबसे ज्यादा एसिडिक है, चौथा, उसके बाद हमारा तीसरा होगा। बट जब इन दोनों में आओगे तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्लोरीन की एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से। मैटर क्या फंसा कि सर एक में फ्लोरीन ज्यादा एसिडिक है और दूसरे में कह रहे हैं क्लोरीन ज्यादा एसिडिक है, ऐसा क्यों, यही सिर्फ कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। ये वैकेंट डी ऑर्बिटल जो क्लोरीन में होता है, देखो जब फिनॉल नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज आर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा और ऑर्थो पे आएगा। और फ्लोरीन के पास वैकेंट डी नहीं होता, तो नहीं होने की वजह से नेगेटिव चार्ज वैकेंट डी में डिलोकलाइज नहीं करेगा। जबकि फिनॉक्साइड में जब आओगे तो फिनॉक्साइड का जब आर्थो पे नेगेटिव आएगा, पैरा पे नेगेटिव आएगा, तो पैरा का नेगेटिव चार्ज इसके वैकेंट डी में जाके स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर सवाल है तो यही काम इसमें हो जाता, नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो,
O माइनस डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग के साथ कंजुगेशन में है ही नहीं, ये नेगेटिव सिंगल सिंगल, ये नेगेटिव इसके साथ कंजुगेशन में रिंग पे आता ही नहीं है। तो जब रिंग पे नहीं आएगा तो इस क्लोरीन का वैकेंट डी धरा का धरा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। तो फिर मुंह उठा के केवल माइनस आई करेगा, और जब माइनस आई करेगा तो फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन का माइनस आई से ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन वाला कार्बोक्सिलिक में ज्यादा एसिडिक है और क्लोरीन वाला फिनॉल में ज्यादा एसिडिक है। यही कॉन्सेप्ट है और ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आ गया? तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैं थोड़ा आगे चला गया था क्योंकि आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना था, मैंने दे दिया। अब आपको बताना है मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी, ठीक है। हमने देख लिया अपने पास क्या बना हुआ है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें देन वी हैव अ कार्बोक्सिलेट आयन, और हर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलेट आयन कांस्टेंट होगा, वेरिएबल कौन होगा, ये आर। वेरिएबल कौन होगा, ये आर। सिर्फ आर बदल सकते हैं। COO माइनस तो हर एसिड में कॉमन होगा ना, COO माइनस तो हर एसिड में कांस्टेंट होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अगर आर बराबर क्या हो सकता है, नाउ फिर से आ गया हमारे पास, दिस आर मे बी एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और मे बी ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला छाप लेते हैं, फॉर्मूला रहेगा तो काम करना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, घटेगी ना नेगेटिव चार्ज पे। अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया तो इसके नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करके बाहर ले जाएगा, जब बाहर ले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, सो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो H प्लस आयन बढ़ेगा, H प्लस आयन बढ़ेगा तो Ka की वैल्यू बढ़ेगी, Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो Pk का वैल्यू घटेगा, पीएच का वैल्यू घटेगा। हो गया, इसका रिवर्स हो जाएगा नीचे वाले में। क्लोरीन फ्लोरीन रेजोनेंस में हो तो क्लोरीन मोर एसिड फ्लोरीन, उसका वजह वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उसी की वजह से ये सब होता है, क्योंकि कंजुगेशन वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से भी होता है ना, इसी वजह से संदीप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, डोनेटिंग लगाओगे तो बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी घट गई तो एसिडिटी भी घटेगा, एसिडिटी घटा तो H प्लस आयन भी घटेगा, H प्लस आयन घटा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी घटेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट घटा तो Pk का वैल्यू बढ़ने वाला है, पीएच का वैल्यू बढ़ने वाला है, इतनी चीजें हो जाएंगी। ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्टेबिलिटी, एसिडिटी, H प्लस आयन, K, Pk और pH, बस बस इतनी बातें हो गई तो कहानी में मजा आ जाएगा, एकदम शानदार ट्विस्ट। अब आपको सब कुछ पता है, आर बराबर हम डोनेटिंग या विड्रॉइंग लगा सकते हैं। तो आप लोग बताओ, चींटी वाला एसिड में और विनेगर वाला एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखना छूट गया, लिख देता हूँ। ये कैसा है, एनायन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, हाँ जी इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है कि लो है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। जहां जहां ये बनाएंगे लिखते चलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली। स्टेबिलिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाना होगा। सो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना दिया, जो एल्कोहल में था वही यहाँ काम करता है। बस इसके साथ खास ये है कि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, बाकी फिनॉल और फिनॉक्साइड में नॉन इक्विवेलेंट था, बाकी कुछ नहीं। अब चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, विनेगर या चींटी? विनेगर या चींटी? फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक, जी हाँ। चींटी वाला एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड भैया, सब लोग जानते हो ना, चींटी पकड़ के खा लो खट्टा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, और ये है एसिटिक एसिड। आप दोनों के कंजुगेट बेस देख लो, ऐसे भी देख के लग रहा होगा, इधर को हाइड्रोजन लगा है, इधर को मिथाइल लगा है, इसका सी बनाओ, सी बनाओगे तो इसका सी क्या होगा, H CO O माइनस,
और इसका बनाओगे तो CH3COO-। अब ध्यान से देखो सभी लोग, अगर दोनों के कंजुगेट बेस को कंपेयर करें तो जो मेथाइल है इस ससुर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि प्लस आई ग्रुप है, तो ये अनस्टेबल या कह सकते हो लेस स्टेबल रहेगा, ये होगा लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल तो लेस एसिडिक, यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट है नहीं, न देना है और ना लेना है, तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा तो मोर एसिडिक होगा। तो फॉर्मिक एसिड इज मोर स्टेबल, इसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल हो गया तो मोर एसिडिक हो जाएगा। सो अपना चींटी इज मोर एसिडिक देन विनेगर। क्वेश्चन पूछूं, इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो कौन सा टेस्ट करोगे? आइए आपको पीओसी भी सिखा दूं। पीओसी का पूरा लेक्चर मेरे यूट्यूब के चैनल पे पड़ा हुआ है ना, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आपको पढ़ा रखा हूं। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट फॉर्मिक एसिड विथ एसिटिक एसिड? अगर फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड से डिफरेंशिएट करने को आ जाए तो आप कौन सा टेस्ट करने वाले हो, किस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएट होगा? है कोई आंसर आपके पास? कौन सा टेस्ट है इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दे, फॉर्मिक और एसिटिक को? चलो बच्चा लोग बताओ, देखते हैं आपका जनरल नॉलेज कैसा है। कैसा डिफरेंशिएट होगा? किसी को गूगल नहीं करेगा कोई, बिना गूगल किए बताओ, ये सब गद्दारी नहीं, गद्दारी कर बे, गद्दारी नहीं, ईमानदारी से बताओ कौन ज्यादा होगा, आपको जो पता हो बताओ। आइडोफॉर्म टेस्ट से कैसे विक्की? कार्बोक्सिलिक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते भैया, कैसे बताओ जरा, तुम्हें क्या लग रहा है कि कार्बोक्सिलिक मतलब एसिटिक एसिड का CH3 ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ना? ये तो ब्लंडर है। मुझे नहीं पता आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो विकी, आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो बताओ? आपके आंसर काफी सही होते हैं इसलिए मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। ये आपको लग रहा है CH3 जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं, आइडोफॉर्म जब कराने जाओगे ना तो केवल इधर से नहीं, इधर जाकर अटैक कर लेगा, इधर इधर, इससे कर लेगा। श्रुति मिश्रा टॉलेंस टेस्ट, और कोई? देखिए बहुत दमदार चीज है, वो इसलिए पढ़ा दे रहे क्योंकि मेरे से ऑफलाइन पढ़ी हुई है, ठीक है। टॉलेंट टेस्ट ही आंसर है, टॉलेंस टेस्ट ही आंसर है। वो जानती है इसलिए क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया हुआ है, इसलिए उसका आंसर सही है, ज्यादा तो लोग नहीं बता पाओगे। टॉलेंट टेस्ट है, फॉर्मिक एसिड टॉलेंट टेस्ट देता है, एसिटिक एसिड नहीं देगा, फॉर्मिक एसिड टॉलेंट टेस्ट देता है। सो टॉलेंट टेस्ट इज एग्जांपल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो टॉलेंस टेस्ट ही है, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट। सो आज की सभा यहीं तक।